हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं पाइथन पांडा में डाटा फ्रेम्स। आज हम पढ़ेंगे रो और कॉलम्स को इटरेट करना, यानी लूप चला के उसकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना। पिछली बार हमने देखा था हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, पूरा कॉलम पढ़ रहे हैं, रो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इटरेशन करना, लूप चलाना, उसके ऊपर फोर लूप कैसे आप अप्लाई करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं सिंपल है कि मेरे पास डेटा फ्रेम बनी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डेटा फ्रेम पे मैं एक लूप चलाता हूँ, जैसा लूप में सीरीज़ में चलाता था। सिंपल सीरीज़ में क्या लिखता था मैं, फॉर आई इन सीरीज़ का नाम। ठीक है, अब इस आई को देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ। अगर यही लूप में डेटा फ्रेम पे चलाऊँ तो क्या आता है, तो आप देखेंगे केवल कॉलम का नाम आ गया है, बस कॉलम का इंडेक्स, डिग्री, नेम, स्कोर, ये तीन चीज़ें आ गई यहाँ पर। डेटा तो आया ही नहीं है, हमें तो इटरेट करना है डेटा को, यानी कि एक नॉर्मल फॉर लूप चला के, जैसा कि फॉर लूप हम लिस्ट पे चलाते हैं, सीरीज़ पे चलाते हैं, आप डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को इटरेट नहीं कर सकते हो। आउटपुट केवल कॉलम का इंडेक्स आता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो डेटा फ्रेम के अंदर दो तरीके हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं इटरेट करने के, पर आपके सिलेबस में दो ही तरीके हैं, तो हम अभी दो ही डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है इटरेटिंग ओवर रोज़। इटरेटिंग ओवर रोज़ का मतलब है कि हम सबसे पहले ऐसा लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, पहली वाली रो को रीड करेगा, पूरी रो रीड करेगा, फिर सेकंड रो को रीड करेगा, फिर तीसरी रो को रीड करेगा, चौथी रो को रीड करेगा। इस तरीके से वो ऊपर से नीचे की तरफ एक एक करके रो को फॉर लूप के अंदर रीड करता रहेगा। दूसरा तरीका है इटरेटिंग ओवर कॉलम्स। कॉलम के ऊपर इटरेशन करना, यानी कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मेरा फॉर लूप चलेगा। जब मेरा फॉर लूप पहली बार चलेगा तो ये पहले वाले कॉलम की सारी वैल्यू रीड करेगा। जब फॉर लूप अगली बार चलेगा तो सेकंड कॉलम को रीड करेगा। जब फॉर लूप अगली बार चलेगा तो लास्ट कॉलम को रीड करेगा और फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इटरेटिंग ओवर रोज़ एंड इटरेटिंग ओवर कॉलम्स हम आज दोनों देखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी यूज़फुलनेस है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इटरेटिंग ओवर रोज़, रोज़ को कैसे इटरेट करना। ठीक है, अब रोज़ को इटरेट करने के लिए एक फंक्शन बना हुआ है, इटर रोज़। याद रखिएगा इस फंक्शन का नाम, df1 मेरी डेटा फ्रेम का नाम है, डॉट इटर रोज़ लिखा है मैंने, सिंपल ब्रैकेट लगा दो। अब ये df1 डॉट इटर रोज़ करता क्या है, ये मुझे क्या देता है, ये मुझे df1 डॉट इटर रोज़ हमें दो चीज़ें देता है। कौन कौन सी दो चीज़ें देता है, दो चीज़ें देता है। एक तो देता है रो इंडेक्स और एक रो सीरीज़। अब ये रो इंडेक्स और रो सीरीज़ क्या है, इटर रो की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पहली रो सबसे पहले रीड होगी फॉर लूप के अंदर। तो पहली रो कौन सी, ये वाली रो, ये रो आएगी जब फॉर लूप पहली बार चलेगा। तो रो इंडेक्स के अंदर तो आएगा मेरे पास रो का इंडेक्स, ये 0, और रो सीरीज़ में क्या आएगा, ये बाकी पूरी रो का डेटा, बीटेक, राम और 90 इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़, सीरीज़ की फॉर्म में आएगा मेरे पास। जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो रो इंडेक्स में क्या आएगा, 1, और रो सीरीज़ में क्या आएगा, ये 1 के सामने वाला सारा डाटा सीरीज़ के फॉर्म में एक सीरीज़ आ जाएगी मेरे पास। तीसरी बार जब चलेगा तो रो इंडेक्स में क्या आएगा, 2, और रो सीरीज़ में क्या आएगा, ये तीसरा पूरा डाटा एमटेक सीता 80 सीरीज़ के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से आगे आगे चलता रहेगा। तो देखिए मैंने फॉर लूप कैसे लगाया, मैंने लिखा है फॉर, अब मैंने दो वेरिएबल लिए क्योंकि ये दो चीज़ें देता है, इन df1 डॉट इटर रोज़, ये लिखो सिंपल, कोई भी दो वेरिएबल ले लो। हमने यहाँ पर नाम लिया है रो इंडेक्स और रो सीरीज़, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप यहाँ पर आई और जे, ए, बी, एक्स, वाई कोई भी नाम ले सकते हैं, ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। रो इंडेक्स और रो सीरीज़ नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। ये इटर रो तो फंक्शन का नाम है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, डेटा फ्रेम का नाम डॉट इटर रोज़। ठीक है, अब हमने इस लूप में क्या किया, इस लूप में जब ये घुसेगा तो मैं सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ, रो इंडेक्स को प्रिंट करा रहा हूँ और रो सीरीज़ को भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसका हम लोग अब आउटपुट देखते हैं। चलिए क्या आया, देखिए सबसे पहले रो इंडेक्स प्रिंट हुआ है, रो इंडेक्स यानी ये 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद पूरा डाटा प्रिंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़, पहली वाली रो प्रिंट हो गई। जब ये फॉर लूप सेकेंड टाइम चला तो रो इंडेक्स 1 प्रिंट हुआ।
और बाकी पूरा डाटा प्रिंट हो गया रो सीरीज़ के अंदर। इसी तरीके से तीसरा चौथा पूरा डाटा इसने फोर लूप चलने पर डाटा फ्रेम पूरा प्रिंट कर दिया। इसे कहते हैं इटर रोज़। अब आप देखिए कि जब मेरा लूप चलता है तो मुझे डेटा तो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ के फॉर्म में मिलता है। ये एक सीरीज़ है, अभी भी मुझे इंडिविजुअल डेटा नहीं मिला है, मुझे तो पूरी सीरीज़ मिली है। सीरीज़ में से डेटा कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने सीरीज़ के मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। सिंपल सा, अपने पास एक सीरीज़ है, ये सीरीज़ है SR1 नाम की, PD डॉट सीरीज़, सिंपल ABC उसकी वैल्यू है। मैं सीरीज़ को जब प्रिंट कराता हूँ तो ये सीरीज़ आ जाती है। ये देखिए ये सीरीज़ बन गई है, ABC 3 वैल्यू है। सीरीज़ के ऊपर फोर लूप कैसे चलाना? सिंपल, फॉर आई इन सीरीज़ का नाम। आई को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो मेरे पास पूरी सीरीज़ की वैल्यू आ जाती है ABC। ये वैल्यू एक एक करके मुझे सीरीज़ की वैल्यू मिल जाती है फोर लूप के अंदर। अब यही फंडा हम यहाँ लगाएंगे। मुझे हर फोर लूप में एक सीरीज़ मिल रही है, इस सीरीज़ पे अगर मैं फोर लूप चलाऊँ तो मुझे इसका इंडिविजुअल एलिमेंट BCA, शाम, 40 सब मिलेगा। देखते हैं, देखें क्या होता है। चलिए वो कैसे करेंगे। तो ये आ गए हम उसी एग्जांपल के अंदर। हमने डेटा फ्रेम के ऊपर फोर लूप चलाया है, इटर रोज़, दो वेरिएबल ले लिए, रो इंडेक्स और रो सीरीज़। मुझे पता है कि रो सीरीज़ एक सीरीज़ है जिसके अंदर हर रो आएगी, सबसे पहले पहली रो आएगी, फिर दूसरी रो आएगी, फिर तीसरी रो आएगी। तो इस रो सीरीज़ के ऊपर देखो मैंने फिर से एक फोर लूप चला दिया है। फोर लूप के अंदर फोर लूप, नेस्टेड फोर लूप, फॉर वेल नाम दिया मैंने वेरिएबल का, जैसा मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में आई नाम दिया था, यहाँ पर वेल दिया नाम, वेल इन रो सीरीज़, और वेल की वैल्यू प्रिंट कराओ। तो ये अंदर वाला फोर लूप क्या करेगा? अंदर वाला फोर लूप क्या करेगा? बाहर वाले फोर लूप में जो सीरीज़ मिल रही है मुझे रो सीरीज़ नाम से, उस रो सीरीज़ पे फिर से लूप चलाएगा और मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करके देगा। तब होगा क्या? जब ये पहली बार बाहर वाला फोर लूप चलेगा, आउटर फोर लूप जब चलेगा तो मेरे को ये रो मिलेगी, पहली रो मिलेगी, 0 बीटेक राम 90 वाली रो मिलेगी। ठीक है, अब इस रो के ऊपर मैंने फिर से फोर लूप चला दिया तो इस फोर लूप के अंदर मुझे मिलेगा बीटेक, राम और 90। तो देखिए आउटपुट में जब प्रिंट करा रहा हूँ तो बीटेक, राम, 90, ये अंदर वाला फोर लूप ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वापस अब ऊपर गया, अब बाहर वाला फोर लूप फिर से चलेगा। अब मुझे सेकेंड रो मिलेगी BCA, शाम, 40। इस सीरीज़ के ऊपर मैंने फिर से अंदर फोर लूप चला दिया तो अब मुझे क्या मिला है? BCA, शाम, 40। तो देखिए अपन इसको, वीडियो को थोड़ा देर के लिए रेजोल्यूशन बढ़ा के इसको कोड को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कैसे मैंने दो फोर लूप लगाए हैं। इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट तक भी पहुंच गए हैं डेटा फ्रेम के अंदर फोर लूप चला के, इटर रोज़। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करी है, ये देखिए डेटा फ्रेम है अपनी सिंपल सी। कुछ तो नाम है, उसके मैथ्स में मार्क्स, IP में मार्क्स, फिजिक्स में मार्क्स, और रो इंडेक्स भी दे रखा अपन ने, E1, E2, E3, E4, ये रो का इंडेक्स भी है। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम तो क्रिएट करना आप सबको आता ही है। ये डेटा था, PD डॉट डेटा फ्रेम बना दिया, डेटा इंडेक्स मैंने पास कर दिया E1, E2, E3, E4, और मैंने कॉलम के नाम भी पास किए हैं। ये देखिए कॉलम के नाम भी पास किए हैं, नेम, मैथ्स, IP और फिजिक्स। कॉलम के नाम अगर मैं पास नहीं करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, ये यहाँ से नाम ऑटोमेटिक उठा लेता। डिक्शनरी के जो कीज़ होती है वो कॉलम के नाम बन जाते हैं ऑटोमेटिक, यानी मेरी जो डेटा फ्रेम बनती है वो ऐसी बनती, ये ऐसी। उसमें भी कॉलम का नाम यही आता, IP आता पहले, फिर मैथ्स आता, फिर नेम आता, फिर फिजिक्स आता। लेकिन जब मैंने कॉलम के नाम दिए हैं तो मैंने कॉलम के नाम की एक सीक्वेंस रखी है। देखो मैंने पहले कॉलम के नाम के अंदर मैंने पहले नेम दिया है, ये मैंने दिया है, पहले नेम दिया है, फिर मैथ दिया, फिर IP दिया, फिर फिजिक्स दिया। तो अब मेरी डेटा फ्रेम जो क्रिएट होगी वो इसी फॉर्मेट में डेटा फ्रेम क्रिएट होगी, यानी कि पहला कॉलम नेम होगा, दूसरा कॉलम मैथ होगा, तीसरा IP होगा, चौथा फिजिक्स होगा। तो यही हुआ है, नेम, मैथ, IP, फिजिक्स। ये देखिए नेम, मैथ्स, IP, फिजिक्स, जो मैंने दिया था सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में कॉलम बने। लेकिन अगर मैं कॉलम नाम का ये पैरामीटर पास नहीं करता तो ये ऑटोमेटिक कॉलम के नाम उठाता,
यहाँ से उठाता, यहाँ से उठाता है तो ये क्या करता है, ऐसे ही बनाता। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, इसने पहला कॉलम आईपी बना दिया है, फिर मैथ्स नेम बीच में डाल दिया है। ऐसा क्यों होता है, मैं क्रिएशन के टाइम के वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम के नाम को सॉर्ट कर देता है। मैं तो ये चाहता था कि पहले नाम आए फिर मार्क्स आए, लेकिन इसने क्या किया कि असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम के नाम सॉर्ट कर लिए, इसलिए आई वाला पहले आ गया आईपी, फिर आया एम वाला मैथ, फिर आया नेम। तो मैं ये ऐसा डेटा फ्रेम नहीं चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा चाहिए ताकि मुझे पता रहे। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अब ऐसी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे पता है कि भाई सेकंड कॉलम में मैथ्स के मार्क्स हैं, थर्ड कॉलम में आईपी के मार्क्स हैं, फोर्थ कॉलम में फिजिक्स के मार्क्स हैं। मुझे मालूम है अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के भरोसे छोड़ दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैथ्स के मार्क्स कौन से कॉलम में है, फिजिक्स के कौन से कॉलम में, मुझे नहीं पता रहेगा, क्योंकि वो तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आगे पीछे कर देगा। तो इसलिए हमने अपना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी डेटा फ्रेम अब क्रिएट हो चुकी है। अब हम करेंगे ये, हमें ये करना है कि जो E1 नाम का स्टूडेंट है जिसका इंडेक्स E1 है, ये देखिए E1 है, इस बच्चे का यानी ये राम नाम का स्टूडेंट है, इसके मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं। यानी 10 + 20 + 15 कितना आना चाहिए आउटपुट, 45 आंसर आना चाहिए। E1 के मार्क्स का टोटल करना। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, एक डेटा फ्रेम दी हुई है। अभी हम E1 का निकाल रहे हैं। आप E1 का सीख गए तो आप E2, E3, E4 किसी भी एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। हमें मार्क्स निकालना है, इसके टोटल निकालना है। हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। हमने इटर रोज़ वाला लूप चलाया, ठीक है, रो इंडेक्स रो सीरीज़। पहली बार जब लूप चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहली रो मिलेगी E1 नाम की, ठीक है। मैंने चेक किया इफ़ रो इंडेक्स की वैल्यू क्या E1 है। जब पहली बार जब लूप चलेगा तो रो इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी, E1 ही होगी, ठीक है साहब। तो इफ़ में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि रो इंडेक्स की वैल्यू E1 है। E1 है तो अंदर घुसेगा, इफ़ वाली कंडीशन में घुसेगा। घुस के क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स निकाल रहा है। टोटल नाम का एक मैंने बनाया है, वेरिएबल बनाया। रो सीरीज़ जब पहली बार लूप चला था तो रो इंडेक्स की वैल्यू तो E1 थी, और रो सीरीज़ की वैल्यू क्या होगी, उसके मार्क्स यानी 10, 20 और 50 वाला ये पूरा आया है, सीरीज़ के फॉर्म में आया है। तो मैंने क्या किया, टोटल इक्वल टू रो सीरीज़ 1। 1 क्यों लिखा है, आपको पता होगा कि अगर कोई जैसे कि कोई अगर सीरीज़ होती है, जैसे कि ये सीरीज़ है, मान लो सपोज़ ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ के सेकंड एलिमेंट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सीरीज़ का नाम लिखो, इंडेक्स नंबर लिखो 1, पहले वाले का इंडेक्स 0 है, दूसरे का 1 है, तो सीरीज़ ये मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यही हमने यहाँ भी किया है। हमारी रो सीरीज़ जो थी उसमें मुझे सीरीज़ मिल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर मुझे पता है कि मैथ्स के मार्क्स का कॉलम का इंडेक्स 1 है। कैसे है 1, नेम तो है 0, मैथ्स 1, IP 2 और फिजिक्स 3। इस सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में क्या क्या है, राम 10, 20, 15। इस सीरीज़ के अंदर राम का इंडेक्स 0, 10 का 1, फिर 2 और 3। मुझे इंडेक्स नंबर 1, 2 और 3 वालों को टोटल करना है। सिंपल, उस सीरीज़ के अंदर तो अपन ने क्या किया, रो इंडेक्स में 1 प्लस रो इंडेक्स 2 प्लस रो इंडेक्स 3, ये तीनों टोटल होके इस टोटल में आ चुके हैं। और ये टोटल हमने किसके लिए किया है, सिर्फ उसी के लिए किया है जिसका रो इंडेक्स E1 है। केवल E1 के लिए ही हमने कैलकुलेट किया, बाकी सब के लिए कैलकुलेट नहीं किया है। फिर इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा टोटल को, तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, ये प्रोग्राम तो चलेगा, कोई एरर नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब जब मेरा पहली बार ही मेरा लूप चला, मेरा फोर लूप चला, पहली बार ही इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, यानी उसको E1 मिल गया, उससे टोटल भी निकाल दिया। अब वो अननेसेसरी सेकेंड टाइम भी चलेगा, उसको E2 मिलेगा। ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टोटल कैलकुलेट नहीं करेगा, फिर से लूप चलेगा। अब की बार उसको रो इंडेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, E3 मिलेगी। इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टोटल कैलकुलेट नहीं करेगा। चौथी बार फिर से लूप चलेगा, इस बार उसको E4 मिलेगा, फिर से इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टोटल कैलकुलेट नहीं होगा। तो देखिए इसमें 4 रो थी, टोटल कैलकुलेट तो केवल एक बार हुआ। पहली बार में मेरा काम हो गया, मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। 3 बार ये लूप
अननेसेसरी चला है, फालतू में 3 बार ये लूप चला है। तो मेरे इस डेटा फ्रेम के अंदर 4 वैल्यू थी, अगर इस डेटा फ्रेम के अंदर 4,000 रोज़ होती, 4,000 रोज़ होती, तो ये मेरा लूप 3,999 टाइम्स बेकार चलता, फालतू चलता लूप, बिना काम का लूप चलता। इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, एक ब्रेक यूज़ ले लेना चाहिए था कि मेरा अगर ये फॉर लूप चला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, E1 मिल गया, तो उसका टोटल कैलकुलेट करो और तुरंत लूप से ब्रेक हो जाओ। यहाँ पर ब्रेक लिख दो इस इफ़ के अंदर, तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा उसी टाइम, यानी जैसे E1 मिला और लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हमें ब्रेक यूज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी के मार्क्स का टोटल निकालते हैं। अभी हमने केवल E1 का टोटल निकाला था, इस बार हम E2 का भी निकालेंगे, E3 का भी, E4 की, जितनी रोज़ उतने टोटल। तो सो सिंपल है, हमें वो इफ़ कंडीशन हटा देनी है लूप के अंदर, सिंपल, सबका टोटल कर दो। मेरा फॉर लूप चला है, ईटर रोज़, मैंने टोटल नाम का एक वेरिएबल लिया, टोटल की वैल्यू 0 करता हूँ, हर बार लूप में घुसता है, हर बार 0 करता हूँ, टोटल कैलकुलेट करता है और टोटल को प्रिंट कर देता है। इफ़ कंडीशन हटा दी कि जब E1 का है तभी कैलकुलेट करो टोटल, वो कंडीशन हमने हटा दी है। अभी तो ये घुसेगा लूप में, यानी इसको पहली रो मिलेगी, पहली रो का टोटल निकालेगा, प्रिंट कर देगा। अगली बार जब फॉर लूप चलेगा तो उसको सेकंड वाली रो मिलेगी, सेकंड वाली रो का टोटल निकालेगा, प्रिंट कर देगा। वापस लूप चलेगा, थर्ड रो मिलेगी, थर्ड वाली रो का टोटल प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये हर रो के लिए टोटल निकालेगा, प्रिंट करेगा। टोटल वैसे ही निकालेगा, मैं तो आपको समझा चुका हूँ। रो सीरीज़ इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 को, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 को टोटल कर देगा। तो ये देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, सारे रोज़ का E1, E2, E3, E4 का टोटल आ जाएगा। क्यों हमने ऐसा लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, टोटल मार्क्स ऑफ, ये टोटल मार्क्स ऑफ, रो इंडेक्स, ये रो इंडेक्स आ रहे हैं, ईज़, ये ईज़ आ रहा है, और लास्ट में अपन ने क्या लिया, टोटल, तो ये टोटल भी आ रहा है। तो यहाँ देखिए मैं इंडेक्स नंबर से चल रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, हार्ड कोड किया है मैंने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जब ये डेटा फ्रेम क्रिएट की थी तो ये कॉलम का नाम मैंने क्यों दिया। अगर ये सीक्वेंस ऐसी चेंज हो जाती तो इंडेक्स नंबर, मुझे ये सीक्वेंस देने से नेम इंडेक्स नंबर 0 पे आया, मैथ्स इंडेक्स नंबर 1 पे, आईपी इंडेक्स नंबर 2 पे और फिजिक्स इंडेक्स नंबर 3 पे आया। तो ये इंडेक्स नंबर 1, 2, 3 मुझे पता है कि ये वाले, अगर मैं ये नहीं देता कॉलम का नाम, तो देखिए आईपी तो पहुंच जाता इंडेक्स नंबर 0 पे, मैथ्स पहुंच जाता इंडेक्स नंबर 1 पे और फिजिक्स पहुंच जाता इंडेक्स नंबर 3 पे। तो मेरा आउटपुट गलत आ जाता, प्रोग्राम में एरर आ जाती। तो आगे चलते हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने ये निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चों के निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज को मैं बोलूँगा ग्रेड, ग्रेड निकालते हैं। चलिए ग्रेड निकालते हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ ग्रेड निकालते हैं। तो मेरा बेसिकली एम ये है, मुझे करना ये है, ये मेरी जो डेटा फ्रेम है, जैसे E1 का मैंने लिया तो ग्रेड ऐसे निकलेगी, इन तीनों नंबर को टोटल करो, उस टोटल को डिवाइड बाय 3 करो, तो ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरीके से हर स्टूडेंट का परसेंटेज निकालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में क्या करना है, एक नया कॉलम भी ऐड करना है ग्रेड नाम का, उसमें उसके वो परसेंटेज आने चाहिए सभी के। तो ये देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अपन लोगों ने GR1 नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है, खाली लिस्ट बना दी, ठीक है। लूप चलाया, फॉर लूप, ईटर रोज़, यानी कि रो वाइज लूप चला रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली रो इसको मिली, पहली रो मिली, इसने टोटल 0 किया, वही मार्क्स का टोटल निकाला जैसे अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं। इस मार्क्स के टोटल को इसने डिवाइड बाय 3 कर दिया और एक वेरिएबल में डाल दिया, पर नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। यानी जब ये पहली बार लूप चल रहा है तो PER में किसके मार्क्स का परसेंटेज निकला है, पहले वाले का। पहली बार लूप चला तो E1 के मार्क्स का परसेंटेज निकल चुका, उसके टोटल निकली, उसको उसने डिवाइड बाय 3 कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, ये जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी GR1, उसके अंदर अपेंड कर दिया, देखो इस पर को, यानी GR1 वाली लिस्ट पहले खाली थी, अब इसके अंदर क्या आ चुका है, परसेंटेज ऑफ E1 का परसेंटेज इस लिस्ट में आ चुका। अब लिस्ट में एक एलिमेंट है। इसी तरीके से जब ये फॉर लूप अगली बार चलेगा तो ये E2 का
टोटल निकालेगा, E2 का टोटल निकाल के E2 का परसेंटेज निकालेगा और उसको अपेंड कर देगा मेरी GR1 के अंदर। अब मेरी GR1 के अंदर दो एलिमेंट है, E1 का परसेंटेज, E2 का परसेंटेज। ये एक GR1 नाम की क्या बनी हुई है, लिस्ट है, लिस्ट बन गई, इसमें दो एलिमेंट है। तीसरी बार जब लूप चलेगा तो ये E3 का परसेंटेज निकालेगा और मेरी लिस्ट में ऐड कर लेगा। तो अब मेरी लिस्ट में E3 का भी परसेंटेज ऐड हो चुका है। चौथी बार चलेगा तो E4 का परसेंटेज भी ऐड हो जाएगा। तो आप जब ये फोर लूप पूरा ख़त्म होगा तो मेरी GR1 जो लिस्ट है उसके अंदर एम्प्लॉय E1 का परसेंटेज, E2 का, E3 का और E4 का सभी के परसेंटेज इसके अंदर हैं, इस लिस्ट के अंदर। और इस लिस्ट को मैंने देखो एज ए न्यू कॉलम डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया है। ये देखिए ग्रेड नाम का मैंने कॉलम बनाया और उसमें वैल्यू पास कर दी GR1 जो कि मेरी लिस्ट है जिसमें परसेंटेज है। तो ये कॉलम ऐड करने के लिए आप लोग देख चुके होंगे मेरा वीडियो डेटा फ्रेम का, यानी आप पहला वीडियो देखिए कैसे कॉलम ऐड करते हैं। तो अब मैं अगर इस DF1 को प्रिंट कराता हूँ तो देखिए इसमें नया कॉलम ऐड हो चुका है, ग्रेड नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। तो ये भी एक इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो अब हम इटर रोज तो हमने बहुत डीप विथ एग्जाम्पल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं इटर कॉलम्स। मैंने बताया था इटर कॉलम्स मतलब कॉलम वाइज इटरेशन करना, पहले ये वाला कॉलम, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो फंक्शन बना रखा है वो है इटर आइटम्स। ध्यान रखना, रोज के लिए कौन सा फंक्शन था, इटर रोज। यहाँ पर इटर कॉलम्स नहीं है फंक्शन का नाम, कंफ्यूज मत होना, यहाँ इटर आइटम्स है फंक्शन का नाम। ये भी दो चीज़ें देता है, एक तो देता है कॉलम का इंडेक्स, एक देता है कॉलम सीरीज़। तो जैसे कि अगर ये लूप पहली बार चलेगा तो ये वाला कॉलम रीड करेगा, ये रीड करेगा तो इस कॉलम इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, कॉलम का इंडेक्स यानी डिग्री, डिग्री नाम की किस में आ जाएगा, कॉलम इंडेक्स में। और इस कॉल सीरीज़ में क्या आएगा, पूरा डाटा पहले कॉलम का इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़, फिर से वही सीरीज़ मिली है मुझे। जब ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो कॉल इंडेक्स में क्या आएगा, नेम, ये कॉलम का इंडेक्स नेम है। और कॉल सीरीज़ में क्या आएगा, राम श्याम सीता गीता इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। जब ये फोर लूप तीसरी बार चलेगा तो कॉल इंडेक्स में क्या आएगा, स्कोर। कॉल सीरीज़ में क्या आएगा, 90 40 80 98 इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़, ठीक है। हमने इन दोनों को सिंपल लूप में डिस्प्ले किया है, प्रिंट किया है। तो ये देखिए यही हुआ है, पहले आया है कॉलम इंडेक्स यानी डिग्री, फिर आई कॉल सीरीज़। तो देखिए पूरा पहले कॉलम का डेटा आ चुका है, ये वाला बीटेक BCA MTech MBA। ये देखिए जूम करिए थोड़ा सा, आपको अच्छी तरह दिखेगा। सेकेंड टाइम जब लूप चला तो कॉल इंडेक्स में क्या आया, नेम, ये नेम। और कॉल सीरीज़ में क्या आया, पूरी सीरीज़ राम श्याम सीता गीता। तो इस तरीके से देखिए आउटपुट को ये इसने हमें पूरा आउटपुट दे दिया है। अब इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन एग्जांपल देखने से पहले एक बार वही चीज़ देख लेते हैं कि भाई जब मैं ये लूप चलता है, पहली बार जब लूप चलता है तो मेरे पास कॉलम का डेटा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ आता है। पहले कॉलम का डेटा है ये जो कि एक सीरीज़ है, इसके ऊपर मैं फिर से अब लूप चलाता हूँ, वही इनर लूप, नेस्टेड लूप चलाता हूँ और वैल्यूज़ अलग अलग करता हूँ। चलो कैसे करेंगे तो देखते हैं। यही वाला वापस अपन ने इटर आइटम्स लूप चला दिया, फिर ये कॉल सीरीज़ में के ऊपर मैंने फिर से लूप चलाया। देखो ये नेस्टेड लूप, अंदर वाला लूप। तो जैसा हमने इटर रोज़ में किया था वही सिस्टम में, कोई फ़र्क नहीं है। अब आउटपुट क्या कैसा आना चाहिए, देखिए जब पहली बार रो चलेगा तो कॉल सीरीज़ में क्या आया है, बीटेक BCA MTech और MCA वाला। इसके ऊपर मैंने फिर से फोर लूप चलाया, अंदर वाला फोर लूप। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यही। तो ये देखिए राइट कॉर्नर में देखिए बीटेक BCA MTech और MBA प्रिंट हो गया। अगली बार जब लूप चलेगा तो कॉल सीरीज़ में क्या आएगा, राम श्याम सीता गीता। इसके ऊपर मैंने फिर से इनर लूप चलाया, नेस्टेड लूप चलाया। तो देखिए राम श्याम सीता गीता अलग अलग हो गए। इस तरीके से हम लोग नेस्टेड फोर लूप यहाँ पर भी चला सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ लेने के लिए। चलिए अब मुझे ऐसा करना है कि जो स्कोर है, अब मेरा ये जो डेटा फ्रेम है इसमें स्कोर है ना, मुझे सारे स्टूडेंट्स का टोटल नंबर चाहिए।
यानी E1 का स्कोर प्लस E2 का स्कोर प्लस E3 का स्कोर प्लस E4 का स्कोर, क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर बताइए? 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 है 80 आना चाहिए आउटपुट। इन सब का टोटल आना चाहिए। फोर लूप चला के करना है, मुझे डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट भी होते हैं फंक्शंस, हम आगे पढ़ेंगे कि किसी कॉलम के का टोटल कैसे निकाला जाए। डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सीखने के लिए, आज हमें सीखना है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि मैं फोर लूप से कैसे करूँगा। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इटर रोज़ यूज़ करना है या इटर आइटम यूज़ करना है। तो देखिए मेरे लिए इजी कौन सा रहेगा। अगर मैं रो यू को रीड करूँ तो ये वाली पूरी रो रीड करूँगा, पहली रो रीड करूँगा, उसमें से मार्क्स को अलग कर दूँगा 20। फिर जब सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकेंड रो रीड करूँगा, मार्क्स अलग कर दूँगा प्लस 10। तीसरी बार लूप चलेगा तो मार्क्स अलग कर दूँगा प्लस 20। लेकिन अगर मैं ये इटर आइटम से करूँ तो पहला मैं रीड करूँगा कॉलम, इसको मैं इग्नोर कर दूँगा। सेकेंड कॉलम जब रीड करूँगा इसको भी इग्नोर कर दूँगा। तीसरा कॉलम जब मैं रीड करूँगा, मुझे पता है इसमें मार्क्स है, तीसरा कॉलम जब मैं रीड करूँगा तो मेरे को ये 20, 10, 20, 30 ये मार्क्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। एक सीरीज़ मिल जाएगी और अब मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि इस सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो मेरे लिए इटर आइटम्स इजी रहेगा। तो देखते हैं, करते हैं क्या किया अपन ने। एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया, वैल्यू 0 कर दी, इटर आइटम का एक फोर लूप चलाया। तो जब ये पहली बार फोर लूप चला तो इसको क्या मिला? पहली रो मिली, यानी कि उसका कॉल इंडेक्स क्या है? डिग्री। ठीक है, अब मैंने फोर लूप के अंदर चेक किया क्या कॉल इंडेक्स स्कोर है? कॉल इंडेक्स की वैल्यू स्कोर है? नहीं, कॉल इंडेक्स की वैल्यू तो डिग्री है। तो इस इफ में नहीं घुसेगा। फिर से फोर लूप चलेगा तो अगले फोर लूप में क्या मिला? ये सेकंड कॉलम मिला जिसमें कॉल इंडेक्स की वैल्यू क्या है? नेम है। तो मैंने चेक किया क्या कॉल इंडेक्स की वैल्यू स्कोर है? नहीं, कॉल इंडेक्स की वैल्यू तो नेम है। तो इफ़ में फिर से नहीं घुसेगा। तीसरी बार जब ये फोर लूप चलेगा तो क्या मिलेगा? इसको स्कोर वाला मिलेगा। तो अब चेक करेगा क्या कॉल इंडेक्स की वैल्यू स्कोर है? हाँ है। होते से ही अंदर घुसेगा, इस इफ़ में घुसेगा और अंदर वाले इफ़ में सिंपल क्या कर रहा है ये? इसको पता है कि ये कॉल सीरीज़ के अंदर अब स्कोर वाला कॉलम की पूरी वैल्यू आ चुकी है, लास्ट कॉलम की जिसमें मार्क्स है। तो उस पर उसने फोर लूप चला के उसको टोटल को देखिए, टोटल प्लस इक्वल टोटल इक्वल टू टोटल प्लस वैल। ये वैल में क्या है? ये सारे मार्क्स एक एक करके मुझे मिल रहे हैं। पहले वैल की वैल्यू 20 होगी, वो टोटल में ऐड हो जाएगी। फिर वैल की वैल्यू होगी 10, वो भी टोटल में ऐड हो जाएगी। फिर वापस 20 टोटल में ऐड हो जाएगी। लास्ट में वैल की वैल्यू होगी 30, वो भी टोटल में ऐड हो जाएगी। यानी ये जब फोर लूप ख़त्म होगा तो मेरे पास टोटल में क्या होगा? इन सभी मार्क्स का टोटल होगा। और इसको हमने प्रिंट करवा दिया है। तो ये देखिए ये टोटल 80 आ चुका है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, एक बात और, यहाँ पर भी मैंने ब्रेक यूज़ नहीं लिया है। देखो दिक्कत कहाँ आएगी? पहली बार जब लूप चला तो कॉल इंडेक्स की वैल्यू उसको क्या मिली? डिग्री। इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तो इग्नोर हो गया। अगली बार जब लूप चला तो कॉल इंडेक्स की वैल्यू मिली नेम, यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई। तीसरी बार चला तो कॉल इंडेक्स की वैल्यू उसको मिल गई स्कोर, उसने टोटल निकाल दिया। मेरा काम हो चुका है, मैं लूप से बाहर भी निकल चुका हूँ, क्योंकि इस केस में मेरे पास 3 कॉलम ही है, स्कोर लास्ट कॉलम था, तो उससे आगे तो ये फोर लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी डेटा फ्रेम ऐसी होती कि आगे और भी कॉलम होते कि कॉल 1 एक कॉलम, ये कॉल 2 सेकेंड कॉलम, कॉल 3, ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, तब इस फोर लूप का क्या होता? पहली बार चलता डिग्री के लिए, सेकेंड टाइम चलता नेम के लिए, तीसरी बार चलता स्कोर के लिए। तीसरी बार चलते ही मेरा तो काम हो गया। लेकिन अब फोर लूप तो आगे और भी चलेगा, इस कॉलम के लिए भी चलेगा, इस कॉलम के लिए भी चलेगा, इस कॉलम के लिए भी चलेगा। अननेसेसरी सभी कॉलम के लिए चल रहा है। सीपीयू का टाइम खा रहा है, मेरा कंप्यूटर के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है। तो क्यों ना हम, मेरा जब स्कोर आ जाए पूरा तो यहाँ पर मैं ब्रेक यूज़ ले लूँ और लूप से बाहर निकल जाऊँ। तो हमें ब्रेक यूज़ लेना चाहिए यहाँ पर भी। तो देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो इफ़ है, इफ़ कंडीशन ट्रू होते से ही इस इफ़ के अंदर क्या कर रहा है? ये पहले तो ये फोर लूप चला के टोटल निकाल देता है। फोर लूप ख़त्म होते ही इसने ब्रेक लिख दिया, यानी ये कौन से फोर लूप से बाहर निकलेगा? इस बाहर वाले फोर लूप से, क्योंकि ये ब्रेक
इस अंदर वाले फोर लूप के अंदर नहीं लिखा है मैंने, अंदर लिखता तो ये जो टोटल लिखा है इसके नीचे से शुरू होता ब्रेक लिखना, यहाँ ब्रेक लिखता मैं। ये ब्रेक मैंने इस एफ की सीध में लिखा है देखो, यानी कि ये इस फोर लूप का पार्ट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हमें ब्रेक यूज़ लेना चाहिए। जिसको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में दिक्कत है तो मेरा ब्रेक और कंटिन्यू पर भी एक वीडियो पड़ा है 11th क्लास के लिए, उसे देखिए आप क्या होता है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन एक को सॉल्व करते हैं, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। काफ़ी लंबा हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं। मुझे करना ये है कि मुझे हर स्टूडेंट की ग्रेड निकालनी है, ग्रेड कैलकुलेट करनी। ग्रेड कैसे कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला दे रखा है भाई। स्कोर अगर 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए, स्कोर की वैल्यू 75 से बड़ी और 90 से कम है तो ग्रेड बी, स्कोर की वैल्यू अगर 33 और 60 के बीच में है तो ग्रेड डी, और 33 से कम स्कोर है तो फेल। ठीक है, सिंपल है। इसको थोड़ी देर आप रिजोल्यूशन बढ़ा के पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें ग्रेड निकालना है, ठीक है। तो देखो, अब हर स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, तो पहली बार तो मुझे एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा। अब मैं ईटर रो चलाऊं या ईटर आइटम चलाऊं, वापस में यहाँ पर यही क्वेश्चन आ जाती है। अगर मैं ईटर आइटम चलाता हूँ तब क्या होगा, और ईटर रो चलाता हूँ तब क्या होगा। देखिए, अगर आपको किसी कॉलम स्पेसिफिक कोई काम करना है कि एक कॉलम पे पूरा काम करना है, तो ईटर आइटम बेस्ट रहता है कि आपके पास पहला ये कॉलम आएगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, सेकंड कॉलम आएगा उसको इग्नोर कर दीजिए, इस तीसरे कॉलम पे एक अंदर फिर से फोर लूप चला दो, नेस्टेड फोर लूप चला के आप अपना काम कर लो। एक ही कॉलम है, सबसे बेस्ट वे है। और अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम पे काम करना है, जैसे कि हमारा सबसे पहला वाला एग्जाम्पल था, मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ, सॉरी, हाँ ये जो था, इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना था कि देखो इसके मार्क्स भी ऐड करना है, इसके भी ऐड करना है, इसके भी ऐड करना है, यानी मुझे तीनों कॉलम पे कुछ ना कुछ काम करना है। तो ऐसे मामले में ईटर रोज बेस्ट रहता है, ईटर रोज बेस्ट है। यहाँ ईटर कॉलम करूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, पहला कॉलम पढ़ो फिर उसमें से 10 अलग करो, दूसरा कॉलम पढ़ो फिर उसमें से 20 अलग करो, तीसरा कॉलम पढ़ो फिर उसमें से 15 अलग करो, फिर इनका टोटल करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे अच्छा मैं ईटर रोज़ यूज़ करूँ, मेरे को पहली रो में तीनों नंबर मिल जाएंगे और मैं टोटल निकाल दूंगा। लेकिन अभी हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक कॉलम का टोटल एक कॉलम पे काम करना है, तो मैं ईटर आइटम यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी उससे पहले मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। बेसिकली उस फंक्शन में क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन, देखो आपने फंक्शंस देखे हैं पाइथन के अंदर कि भाई फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है SQRT, आप उसके अंदर कोई भी नंबर पास करो पैरामीटर के रूप में, और ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन चाहता हूँ कि उस फंक्शन को मैं ये स्कोर एज ए पैरामीटर पास करूँ कि मेरा एज ए फन इसको मैं 90 पास करूँ, ये मुझे क्या रिटर्न कर दे, उसकी ग्रेड। मैं यहाँ पर 60 पास करूँ तो उसकी ग्रेड, जो भी मैं स्कोर पास करूँ वो मुझे ग्रेड कैलकुलेट करके दे दे। ऐसा फंक्शन मैं चाहता हूँ। पाइथन में क्या ऐसा फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है। हम हमारा खुद का फंक्शन लेकिन एक बना देते हैं। मैंने आपने 11th में देखा होगा, फंक्शंस दो तरह के होते हैं। इनबिल्ड फंक्शन यानी जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं, जैसे प्रिंट, टाइप, इनपुट, कई फंक्शंस आप देख चुके हैं। और दूसरे तरह के फंक्शन होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि प्रोग्रामर जो खुद अपने फंक्शन बनाता है। तो कैसे बनाते हैं, चलो एक बार फंक्शन एक बना के देखते हैं, तो आपका फंक्शन का रिवाइज भी हो जाएगा। DEF लिखिए। DEF लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखिए, जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ नाम रखना चाहता हूँ कैलकुलेट अंडरस्कोर ग्रेड, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अगर कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो पैरामीटर का नाम लिखिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत लिखिए, क्योंकि कई फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ मुझे किसी पैरामीटर की किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों पैरामीटर लूँ। लेकिन यहाँ मुझे पैरामीटर की ज़रूरत है, मुझे मार्क्स चाहिए, तभी तो मैं उस मार्क्स के बेस पर ग्रेड कैलकुलेट कर सकूँगा। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, वही
इतना इफ एल्स तो आपको आता है। आई होप, नहीं लगता आपको मुझे ये समझाने की ज़रूरत है। इसने ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना रखा है और बेस्ड ऑन दीज मार्क्स ये ग्रेड कैलकुलेट कर लेता है, ए बी सी डी और फेल। और अब ये फंक्शन के लास्ट में लिख दो आप रिटर्न और वेरिएबल का नाम, जो वैल्यू आप चाहते हो कि ये फंक्शन रिटर्न करे। तो ये फंक्शन मैं क्या चाहता हूँ, ग्रेड रिटर्न करे, तो मैंने ग्रेड को रिटर्न करके लिख दिया। देखिए इसको करिएगा पॉज, इस कोड को लिखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस फंक्शन को मुझे मेरे प्रोग्राम में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करूँगा, मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा कैलकुलेट ग्रेड, पैरामीटर पास करूँगा, मैंने यहाँ पर 67 पास किया है, तो ये 67 वैल्यू किस में चली गई, इस फंक्शन के मार्क्स नाम के वेरिएबल में चली गई। इसने ग्रेड कैलकुलेट किया, इसने ग्रेड को रिटर्न किया। ये ग्रेड कहाँ आया मेरे पास, इस नए ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर। ये देखिए मैंने लिखा है ये फंक्शन का नाम प्लस ये जो रिटर्न करता है वो इस वेरिएबल में मैं लेता हूँ। तो इस ग्रेड के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया। तो मैंने जब 67 पास किया था तो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है सी, और मेरी ग्रेड की वैल्यू क्या हो गई है, सी हो गई है, क्योंकि 67 मेरे इस फंक्शन के हिसाब से इस इफ़ में घुसेगा और ग्रेड की वैल्यू सी हो जाएगी। तो फंक्शन ऐसे अपना बनाते हैं। तो इसको तो बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल करना। तो इसको पॉज करिए, लिखिए, देखिए फंक्शन। तो अब हम इस फंक्शन को हमारे यहाँ पर यूज़ लेंगे, ठीक है। तो ये अपना वही है, हमने एक बना दी है एम्प्टी लिस्ट, LST1 नाम की लिस्ट बना दी। फॉर लूप चलाया, ईटर आइटम्स, ठीक है। ईटर आइटम यानी कि कॉलम वाइज चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहली बार जब लूप चलेगा तो पहला कॉलम मिलेगा। मैं चेक कर रहा हूँ क्या इसका कॉल इंडेक्स स्कोर है, नहीं, इसका तो डिग्री है। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो कॉल इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, नेम। थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो कॉल इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, स्कोर, ठीक है। हो गई साहब, इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई है, अंदर घुसेगा, अंदर घुस के वही वापस उस कॉल सीरीज़ पे लूप चलाएगा, यानी ये जो नंबर बने हुए इन पे लूप चलाएगा। सबसे पहले इस क्या लिखा है इस लूप में, फॉर वैल इन कॉल सीरीज़ यानी कि 90 10 80 50। तो वैल की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, 95 होगी। इस 95 को अपन ने कैलकुलेट ग्रेड नाम के हमारे फंक्शन में पास कर दिया। देखिए कैलकुलेट ग्रेड, ये वैल पास कर दिया, यानी ये 95 पास किया मैंने। तो इसने जो भी रिटर्न किया उसको मैंने ग्रेड में ले लिया, और इस ग्रेड नाम के वेरिएबल को मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट में अपेंड कर दिया है। ये अब लिस्ट में चला गया। अब हमारी लिस्ट में एक एलिमेंट है, वो क्या है, स्टूडेंट नंबर जो 1 था, जिसकी ग्रेड स्कोर 95 था, उसकी ग्रेड अब लिस्ट में आ चुकी है। अगली बार फिर से ये फोर लूप चलेगा। अभी अंदर वाला फोर लूप खत्म कहाँ हुआ, अंदर वाला फोर लूप भी चलेगा ना। अब वैल की वैल्यू क्या होगी, 10। इस 10 को पास करेगा कैलकुलेट ग्रेड नाम के फंक्शन में, जो भी ग्रेड आएगी अपेंड कर देगा। नेक्स्ट टाइम फोर लूप चलेगा तो वैल की वैल्यू होगी 80, इसकी ग्रेड निकालेगा। फिर होगी 50, इसकी ग्रेड निकालेगा। तो जब ये अंदर वाला फोर लूप ख़त्म होगा तब तक ये इन सब की ग्रेड निकाल के एक लिस्ट जो हमने एम्प्टी बनाई थी उस लिस्ट में सबकी ग्रेड अपेंड कर चुका होगा। अब मैं ये सब, फिर देखो मैंने ब्रेक लगा दिया है मैंने, यानी बस मेरा काम हो गया। मुझे तो खाली इस कॉल इंडेक्स की वैल्यू जहाँ स्कोर होती है वहीं पर ये काम करना था। इफ़ में घुसा, फोर लूप चलाया, सबका ग्रेड कैलकुलेट किया और ब्रेक, इस बाहर वाले फोर लूप से अब ब्रेक हो जाओ, यानी अब आप आगे के कॉलम चेक मत करो, मेरा काम हो चुका है। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। देखिए तो क्या आया, देखिए ए फेल बी डी, क्या सही आया है? पहले वाले का ए आया, सेकंड वाले का फेल आया, सही है। 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड होनी चाहिए, 33 से कम है तो फेल होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है। लिस्ट मैंने प्रिंट करवा दी है। अब अगर आपको कोई बोले भाई ये लिस्ट जो बनी है इस लिस्ट को एक नया कॉलम बना दो, तो नया कॉलम भी बना सकते हैं। नया कॉलम बनाना तो बहुत आसान है, सिंपल। df1 डेटा फ्रेम का नाम, हमने नए कॉलम का नाम दिया है ग्रेड, उसकी वैल्यू पास कर दी लिस्ट जो भी हमने बनाई है। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो अब मेरी डेटा फ्रेम ऐसी दिखेगी, उसमें एक ग्रेड नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इस कोड को मैं थोड़ा सा फिर से दिखा रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, रिजोल्यूशन बढ़ाइए, कोड को लिखिए। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा।
कॉपी पे लिखने पर आप उसको 2 बार 3 बार थोड़ा सा और देखिए, उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया, कहाँ किया, समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम आगे और मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय।